हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी थंबनेल से देखकर ही इस वीडियो को आए होंगे, तो आज मैं बताने वाली हूँ अगर आप एसओएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th की कर रहे हो चाहे आप क्लास 9th की कर रहे हो, ये वीडियो दोनों के लिए है। देखो, अगर आप एसओएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अब की बार जो है केवल एनसीईआरटी बुक्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं क्या कह रही हूँ, आप सभी सोचेंगे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बुक करो, एनसीईआरटी बुक करो, एनसीईआरटी बुक करो, एनसीईआरटी बुक करो, और आज मैं ही बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी बुक करने से कुछ नहीं होने वाला। हाथ हिलाकर आओगे फिर आप सभी? समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे होंगे। मैं बताने वाली हूं आज के इस वीडियो में आप सभी को कि अगर आप सभी एनसीईआरटी बुक के भरोसे बैठे हैं कि एनसीईआरटी बुक करेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज जो है मैं बताने वाली हूं, चाहे आपके पास कम टाइम हो चाहे आपके पास ज्यादा टाइम हो, जो चीजें आज की वीडियो में आप सभी को पता चलने वाली है, अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। देखो, एनसीईआरटी बुक अगर मैं देखूं आजकल सभी कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी बुक को मैं ये नहीं कह रही कि आपको इग्नोर करना है, नहीं, एनसीईआरटी बुक करनी है। मेरी बात वही घूम फिर के आ रही है कि एनसीईआरटी बुक तो करनी है, ठीक है, बट क्या करना है आपकी बार, हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यानी कि एनसीईआरटी बुक के बारे में हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ करके, बोर्ड्स के एग्जाम आप सभी देकर आए हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके एनसीईआरटी बुक्स को कवर किया होगा। क्लास 9th में अगर कोई एडमिशन लेने जाने वाला है तो वो भी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करेगा, जैसे यूनिक क्लासेस हमेशा कहता है। तो इसी टाइप से अब की बार भी अगर मैं कहूँ एनसीईआरटी बुक्स करना इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 अगर आपको बताऊं तो आपको कोई ना कोई क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अब कौन सी क्लासेस अटेंड करेंगे? आप कहेंगे एसओएससी के नाम से तो कोई क्लासेस ही नहीं हो रही है। देखो, यूनिक क्लासेस पर ऑलरेडी आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस हैं, ठीक है, स्टेम की क्लासेस अपलोडेड है। क्लास 9th का तो सिलेबस ही भरपूर भरा पड़ा है हमारे इस यूनिक क्लासेस पर, और क्लास 11th की भी वीडियोस प्रीवियस रही हैं, तो उनको करो, अभी करवाई जा रही है वो भी करो। यानी कि आपका एक सोर्स होना चाहिए जहां से आप हर चीज क्लियर कर लो और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चल जाए उन स्टूडेंट से जो इन चैनल से दूर हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट के अलावा आपको पता चलेगा जो यूनिक क्लासेस पे चीजें करवाई जा रही है, उनको अगर आप करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। अब देखो, 5-10 मिनट मान लो, 10-15 मिनट भी मान लो, अगर उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं अच्छे खासे, तो क्या इसमें बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना। तो एक बात मेरी ये मान लो कि आपको जो है क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेगुलरिटी आएगी, यानी कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़े। अब डेली वीडियोस अपलोड होंगी तो डेली आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे कम से कम, ये बात समझ रहे। और इसके बाद आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चन में से मुझे क्या चीजें नहीं आती हैं, है ना, ये चीजें पता चलेंगी। एक तो बात ये हो गई, चलो इस बात को दरकिनारे रखते हैं और दूसरी बात पर आते हैं। देखो, एनसीईआरटी बुक कर रहे हो तो क्या होता है, एक तो हम क्या करते हैं, बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है बनाते हैं। हम रीड करते हैं तो किस तरीके से रीड करते हैं, नॉर्मली हमने चैप्टर को रीड कर डाला, ओके, उसमें जो भी चीजें लिखी गई थी हमने नॉर्मली रीड कर ली, जैसे कि मानो एक स्टोरी को रीड किया हो, है ना। ह्यूमैनिटीज में तो खासकर ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे स्टोरीज को रीड करते हैं ना, मजे मजे में करते चले जाते हैं और पता नहीं चलता। बहुतों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो ह्यूमैनिटीज में जाने के लिए बने हैं, यानी कि उन्हें एसएसटी से प्यार है। इसी तरीके से मैं यही कहूंगी, जो स्टेम में जाने के लिए बना है उसे साइंस से भी प्यार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली और हो गया काम। ये आपके कोई क्लास 8th के एग्जाम नहीं है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपके एसओएससी के एग्जाम है, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस कि एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस का मतलब समझते हो, बड़ी मुश्किल से पास करके बच्चे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की अगर मैं बात करूं ना एसओएससी की, अभी रिसेंट जो क्लास 8th के एग्जाम हुए थे एंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्या है, लाख बच्चों के लगभग जो है ना एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे बच्चे, यानी कि 90,000 से भी ऊपर के बच्चे जो है ना एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे थे, फॉर्म फिल हुए थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब कंपटीशन वो नहीं रहा जो कभी पहले रहा होता था, अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट्स को पता चल रहा है एसओएससी स्कूल के बारे में। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपको अब अपनी मेहनत को और भी बढ़ाना होगा, और भी बुलंद करना होगा, और भी मजबूत करना होगा। केवल एनसीईआरटी बुक को ऊपरी तौर पर पढ़कर और समझ लेना कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं और हो जाएगा काम, नहीं होगा। मैं आपको आज बताती हूँ किस तरीके से, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ किस तरीके से रीड करना है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को कभी भी रीड करो तो जो इसमें क्या होते हैं,
जैसे साइंस की बात करें या फिर एसएसटी की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बॉक्सेस होते हैं, हाँ बॉक्सेस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ हाईलाइट चीजें लिखी होती है। बॉक्सेस को कभी इग्नोर मत करो। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो उसमें क्या करना है आपको, जो पिक्चर्स वगैरह है ना, उसमें डायग्राम्स वगैरह उसे अच्छी तरीके से करो। जो चीजें उसमें हाईलाइट है उसको तो करना ही करना है आपको, जो डेफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से करना है। अब क्या करना है, हमें जो भी टर्म्स वगैरह यूज हो रही हैं वो हमें आनी चाहिए, वो हमें समझ में आनी चाहिए। टर्म्स को लेकर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसे एसएसटी की बात करूं तो नॉर्मली नहीं पढ़ना है हमें चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज में आप जो है कहानी रटते जा रहे हो, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। इसमें आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या पढ़ना है। समझ रहे हैं इस बात को। अगर नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको जो अपने एनसीईआरटी की स्टोरीज नहीं पढ़नी है, इसमें ओनली आपको नेशनल मूवमेंट्स पढ़ने हैं। ओके, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं। आपको स्टोरीज पे ध्यान नहीं देना कि भाई उसमें ये हुआ था और उसमें ये हुआ था, नहीं, अब वो चीज नहीं रही है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि जो असहयोग जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो क्या था, कब हुआ था, किस तरीके से बंद हुआ, इस तरीके से पता होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। यानी कि ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना हमें एनसीईआरटी को, हमें एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ना है। अगर मानो आप एक एग्जामिनर है और आप क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हैं, हमेशा पढ़ते हुए दिमाग में ये होना चाहिए कि किस पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, कौन सा बन सकता है। और ये कब पता चलेगा आपको, जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज लेकर चलो, यानी कि एनसीईआरटी करोगे तो उसके साथ एमसीक्यूज करो। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से मैं कह सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज को घुमा फिरा कर आपको दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो होता है आपका चीजों को घुमा फिरा कर कह सकती हूँ मैं, या फिर ऑप्शंस जो होते हैं ना, क्वेश्चन स्ट्रेट होगा, ऑप्शन ऐसे होंगे मिलते जुलते, जिसको आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन ठीक है या फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है। समझ रहे हैं मेरी इस बात को। समझिए, कब समझ में आएगी, जब आप एमसीक्यूज करने स्टार्ट करोगे आपको पता चलेगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, बड़ी चालाकी करता है, क्वेश्चन को इजी बना देता है, ऑप्शन में गड़बड़ कर देता है। यानी कि हमें कुछ दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम ये करें या फिर ये करें, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करें। समझ रहे हैं इस बात को। नेगेटिव मार्किंग भी है एसओएस में, ये बात भी समझ लीजिए आप सभी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें जो है ऑप्शन को किस तरीके से हटाना है और अपना सही आंसर निकाल के लेकर आना है। और हमेशा एमसीक्यू करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है ना उसके जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको सही आंसर की तरफ नहीं भागना है। अगर आप गलत आंसर पहचान लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है, अगर आपने वो निकाल लिया ना, तो सही आंसर तो निकल ही जाएगा ना भाई। ये बात समझ लो, और इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, तो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। और जिसके आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन ये होगा, तो फिर उसमें तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें कब पॉसिबल हो पाएंगी, जब आप एनसीईआरटी प्लस में क्या करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ये कह रही हूँ, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए, सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता चला जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रेगुलर भी करनी है, डेली बेसिस पे भी करनी है, यानी कि एक चैप्टर किया और एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, ओके। और आपको क्या करना है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। और ऐसे करोगे तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती चली जाएगी। जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उस क्वेश्चन की आप दोबारा से उस टॉपिक को समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास 11th की वीडियोज मैंने ऑलरेडी जो अपलोड कर दी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसी तरीके से क्लास 9th के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी, तो अभी फिक्र मत करो। क्लास 9th के मेरे जो एस्पिरेंट हैं एसओएससी के, बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बारी जो है इनका क्लास 11th का एग्जाम होने दो, फिर आपके पास ही आना है मुझे, ओके। आप सबकी ही तैयारी करवानी है। अभी आपके पास काफी टाइम है, इनके पास थोड़ा सा टाइम कम है। समझ रहे हैं इस बात को, थोड़ा क्या काफी कम है। अब देखो इस बात को, ये तो चीजें हो गई। अब नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट आपकी रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो जो भी पढ़ रखा है ना वो सब भूलने वाले हैं आप। समझ रहे हैं इस बात को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ आप सभी को। यानी कि अगर रिवाइज करोगे तो क्या होगा, हमारी शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी। यानी कि एग्जाम में ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, आपके साथ भी हुआ हो आई होप, या फिर ना भी हुआ, मेरे को नहीं पता। देखो जब क्वेश्चन, कई बार मैं क्या होता है कि जब मैं मोटे तौर पे कोई टॉपिक कवर करके जाती हूँ और क्वेश्चन देखती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है क्वेश्चन हाँ ये तो आता है, और फिर पढ़ने के बाद मुझे लगता है
मुझे तो ये आता ही नहीं है, बस मुझे ये याद है कि मैंने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या चीज है, ये मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और ये चीज आपके साथ ना हो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आप सभी क्या है, अपने इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो, अपने आप को इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लो कि आपको अगर आधी रात को उठाकर भी कोई एमसीक्यू दिया जाए ना, तो आप उस एमसीक्यू को ठीक से कर पाओ। ठीक है, आप उसके आंसर निकाल के बता दो कि भाई ये है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अंदर से कोई पूछ रहा है, ये नहीं कोई कहीं से भी पूछ रहा हो और आप बता देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यानी कि रिवाइज करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बुक को करो। बट उसमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक के बारे में बताती हूँ किस तरीके से करना है। एनसीईआरटी बुक जब करोगे ना आप, और उसमें डिलीटेड चैप्टर्स भी करने हैं, और स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, डिलीटेड चैप्टर्स नहीं करके जाएंगे, जिससे क्या होगा, आधे स्टूडेंट्स तो बाहर ही हो जाएंगे जो डिलीटेड चैप्टर्स नहीं करके जाएंगे। समझ रहे इस बात को, खेल समझिए। अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाई के साथ साथ एक रट्टू तोता होने के साथ साथ और एक किताबी कीड़ा होने के साथ साथ अगर आपको दुनियादारी की समझ नहीं है तो फिर क्या समझ है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते सभी हैं, बट अलग तरीके से, स्मार्टली तरीके से अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर करना। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में कोई चैप्टर न्यू जो है, जिससे आप जो है गो थ्रू नहीं हो रखे हैं, और मतलब अलग ही सा चैप्टर है और आपने उठाया है उसे, मानो बोरिंग भी मान लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उस चैप्टर को रीड करना है आपको पूरा का पूरा, ऐसा नहीं करना है कि बीच में छोड़ दिया। रीड करो उसे, लगातार रीड करो और कंप्लीट करो। मानो अभी जैसे कि 11th क्लास के पास कम टाइम है, और मैं ये ही मान के चल रही हूँ कि आपने बोर्ड्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से की होगी। ऐसा नहीं किया होगा कि पर्चियां वगैरह निकाल के आपने जो है बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी जो है आप एसओएस निकाल सकते हैं। समझ रहे इस बात को? तो यहाँ पर जो बात एक आती है कि आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट रीड आउट कर लेना, रीड कर लेना। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फिर दोबारा से उस चैप्टर को उठाना है, और फिर आपको ये पता हो, जब रीडिंग करोगे ना, रीड करते हुए आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे हाईलाइट कर डालो उसको। ठीक है, पेंसिल से जो है लाइन से आप हाईलाइट कर दो उसे, बेशक हाईलाइट कर लिया। जब दोबारा से, मैं 2 बार रीड करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, माइंड में अच्छी तरीके से पकड़ होगी आपकी। दोबारा से रीड करो, दोबारा से रीड करोगे तो क्या होगा, जो आपने हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट किया था ना, उसमें से भी आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी, डेफिनेटली नहीं लगेंगी, उनको हटा दो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है उनको बिल्कुल हाईलाइट करके डाल दो। इसके बाद थर्ड बार क्या करना है आपको, अगर सीरियसली अगर कोई ऐसे पढ़ाई करना चाह रहा है, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स, उनके पास टाइम है, मैं मान के चलूँ क्लास 11 के स्टूडेंट्स ने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, नहीं भी किए हैं तो डरने की बात नहीं है, सपोर्ट मटेरियल है आपके पास, उसको रीड करो अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। फिर थर्ड टाइम में जब नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो फिर तो नोट्स की रिवीजन करनी है हमेशा आपको, है ना? समझ रहे हैं इस बात को मेरी? और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ डालना है आपको। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से और ठीक ढंग से पढ़ने से सब कुछ होता है। समझ रहे हैं मेरी इस बात को? रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। चाहे 1 घंटा निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, सही बताऊं ना मैं, आधा घंटा भी नहीं लगता रिवाइज करने में, अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस हो। अगर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका मोस्टली सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आप जो है उसमें ज्यादा टाइम लगाओगे रिवीजन में, है ना? समझ रहे इस बात को मेरी? इस तरीके से रिवाइज करना है। और डेली क्या करो कि डेली जो भी लास्ट डे आपने जो भी पढ़ा है उसको डेली नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, रिवाइज करना। अब 1 हफ्ते का इकट्ठा हो गया, संडे ऐसा बनाओ कि उसमें जो है पूरे 1 हफ्ते का, पूरे 1 वीक का रिवाइज कर डालो। समझ रहे हो इस बात को? मैंने सब कुछ बता दिया आपको, सब कुछ खोल के बता दिया। अब आपके ऊपर है आप कितना फॉलो करते हैं और कितना नहीं करते हैं। और हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे और ऐसे ही हो जाएगा एसओएससी में, तो आप किसी भ्रम में हैं, और शायद फिर वो भ्रम आपका एग्जाम के बाद ही टूटने वाला है। क्योंकि एसओएससी कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत हार्ड है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और सीरियसली उसको सीरियस लेते हैं, वही बच्चे जो है एसओएससी को निकाल पाते हैं। और आपको भी वैसा ही स्टूडेंट बनना है। बिल्कुल सीरियस होके बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओ। अब कुछ नहीं है। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स तो स्पेशली अभी कुछ ही दिन है आपके पास, मुश्किल से 15-20 दिन मुश्किल से है, तो पढ़ाई में लग जाओ और अपनी तैयारी करो।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें खोल के बता दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, और लिंक कमेंट बॉक्स में भी मैं जो हूँ कुछ स्पेशल जो मेंशन वाली लिंक होंगी वो मेंशन कर दूंगी, पिन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।